हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको शोल्डर प्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिएगा। जब प्रेजेंटिंग पार्ट गर्भ शिशु का मतलब फीटस का जब प्रेजेंटिंग पार्ट शोल्डर होता है तो उसे हम शोल्डर प्रेजेंटेशन कहते हैं। जब फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट शोल्डर होता है तो हम उसे शोल्डर प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, जब जो गर्भ शिशु की लाई ट्रांसवर्स लाई होती है, गर्भ शिशु की ट्रांसवर्स लाई होती है, अर्थात जो फीटस होता है उसका लॉन्ग एक्सिस मदर के यूट्रस के लॉन्ग एक्सिस के समकोण होता है, या जो फीटस का लॉन्ग एक्सिस होता है वो मदर के यूट्रस मैटरनल स्पाइन के समकोण पर स्थित होता है। तो इस प्रकार की पोजीशन में प्रेजेंटिंग पार्ट जो होता है वो शोल्डर होता है। वैसे इसके अलावा जब ऑब्लिक लाई होती है, ऑब्लिक लाई मतलब तिरछी स्थिति, ऑब्लिक लाई हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। ऑब्लिक लाई होती है तो ऑब्लिक लाई की कंडीशन में भी जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो शोल्डर ही होता है, किंतु जो ऑब्लिक लाई होती है उसकी वो क्या होती है, अस्थिर लाई होती है। और अस्थिर लाई होने के कारण ये जो डिलीवरी की प्रोसेस स्टार्ट होती है तब ये ट्रांसवर्स लाई में या फिर लॉन्गिट्यूडनल लाई में चेंज हो जाती, बदल जाती है। तो इस प्रकार के हम जो शोल्डर प्रेजेंटेशन होते हैं वो 250 केसेस में एक आध केस इस प्रकार का देखने को मिलता है। और यह प्राइमिक पेरा की अपेक्षा मल्टीपेरा में इस प्रकार के केसेस 5% इसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। 5% इसमें मल्टीपेरा में ज़्यादा इस प्रकार के केस देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉसेस, शोल्डर प्रेजेंटेशन के कॉसेस ऑफ शोल्डर प्रेजेंटेशन। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे मैटरनल कॉसेस। मैटरनल कॉसेस मतलब जो इसमें क्या होता है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस का आगे की ओर तिरछापन मतलब आगे की ओर झुका हुआ होता है। यह सामान्यतः जो होता है बहुप्रसवा महिलाओं मतलब मल्टीपेरा महिलाओं में अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि मल्टीपल पेरा में क्या होता है, जो एब्डोमिनल की मसल्स होती है, एब्डोमिनल मसल्स होती है वो ढीली पड़ जाती है, जिसके कारण कि जो बेबी का लाई है, जो लॉन्गिट्यूडनल लाई रखना असंभव होता है, और इस कारण से बेबी का जो लाई होता है वो ट्रांसवर्स लाई हो जाता है, और इसके कारण कि प्रेजेंटिंग पार्ट उसका शोल्डर हो जाता है। सेकंड हम देखेंगे नेक्स्ट पॉलीहाइड्रोमनियास। पॉलीहाइड्रोमनियास में भी कॉजेस हो सकता है शोल्डर प्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होने के कारण भी बेबी का लाई ट्रांसवर्स हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम गर्भाशयिक कारण। गर्भाशयिक में अनेक कारण जैसे बाइकॉन्वेट यूट्रस या सेप्टस सेप्टेड यूट्रस, इसमें भी शोल्डर प्रेजेंटेशन होने के कारण हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया, और प्लेसेंटा प्रीविया है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि समय पूर्व प्रसव मतलब प्रीमेच्योर लेबर, इसमें भी शोल्डर प्रेजेंटेशन होने के कारण हो सकता है। ये शोल्डर प्रेजेंटेशन का ये भी एक कारण हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे समय पूर्व प्रसव मतलब समय से पूर्व जो डिलीवरी होती है उसमें भी शोल्डर प्रेजेंटेशन हम के कॉसेस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, ये हमने देखा अभी मैटरनल कॉसेस या शोल्डर प्रेजेंटेशन होने के मैटरनल कॉसेस। अब नेक्स्ट देखेंगे फीटल कॉसेस मतलब शोल्डर प्रेजेंटेशन होने के फीटल कॉसेस। तो शोल्डर प्रेजेंटेशन होने के फीटल कॉसेस में फर्स्ट देखेंगे ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी के कारण ट्विन प्रेगनेंसी जुड़वा शिशु, जिसके कारण कि ट्रांसवर्स लाई शोल्डर प्रेजेंटेशन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूट्राइन डेथ मतलब गर्भ शिशु की यूट्रस में डेथ हो जाना, मतलब इंट्रा यूट्राइन डेथ में भी कॉज हो सकता है, में भी फीटल कॉज हो सकता है किसका, शोल्डर प्रेजेंटेशन का। ठीक है, अब हम देखेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब शोल्डर प्रेजेंटेशन का डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे इसमें डायग्नोसिस एब्डोमिनल इंस्पेक्शन।
एब्डोमिनल इंस्पेक्शन मतलब एब्डोमेन को देखने पे पता चलेगा जो यूट्रस का साइज़ है वो ट्रांसवर्स मतलब चौड़ाई में अधिक दिखेगा। ठीक है, ट्रांसवर्सली तना हुआ दिखेगा, चौड़ाई में दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एब्डोमिनल पाल्पेशन। एब्डोमिनल पाल्पेशन में देखेंगे फंडल हाइट। जो फंडल हाइट होगी यूट्रस की वो उसकी जो गर्भावस्था की जो अवधि होगी, उसका जो टाइमिंग पीरियड में जो उसकी फंडल हाइट होना चाहिए उसकी तुलना में ये फंडल हाइट कम होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे फंडल ग्रिप। फंडल ग्रिप में देखेंगे कि फंडल ग्रिप के दौरान जो गर्भस्थ शिशु होता है, जो फीटस होता है, उसका जो सिर है वो पाल्पेट नहीं होगा और न ही उसका बटक्स फील होगा। फंडल पाल्पेशन के दौरान क्या होगा, ना उसका बेबी का ना हेड फील होगा हमें, ना उसके बटक्स फील होंगे। ठीक है, हम देखेंगे फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। फर्स्ट फंडल पेल्विक ग्रिप में देखेंगे तो ऊपर बेबी का हमें फंडल फर्स्ट पेल्विक ग्रिप में के दौरान देखेंगे तो बेबी का ना हमें हेड फील होगा और ना हम उसके बटक्स फील होंगे। अगर हम नेक्स्ट देखेंगे उसके पेल्विक ग्रिप में भी जो यूट्रस के ऊपर साइज में हम देखेंगे तो जो यूट्रस के निचले पोल में भी हमें ना उसका हेड फील होगा और ना ही उसके बटक्स फील होंगे। फंडल ग्रिप में ऊपर साइड में भी और नीचे साइड में भी हेड भी फील नहीं होगा हमें और बटक्स भी फील नहीं होंगे। अब हम देखेंगे उसका सिर क्या होगा। इलियक फोसा में हमें उसका जो सिर है इलियक फोसा के साइड में स्थित होगा, इलियक फोसा में स्थित होगा और उसका जो बटक्स है वो दूसरे उसके अपोजिट साइड में थोड़ा ऊपर की ओर हमें फील होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जो बेबी की डॉर्सल एंटीरियर पोजीशन होगी। बेबी क्या होगा, डॉर्सल एंटीरियर पोजीशन में जो फीटस होता है उसकी पीठ इसमें आगे की ओर होगी और डॉर्सल पोस्टीरियर पोजीशन में क्या होगी, पीठ उसकी पीछे की ओर होगी और सामने की ओर उसके छोटे छोटे ऑर्गन्स महसूस होंगे, शरीर के छोटे छोटे ऑर्गन्स महसूस होंगे। इस पोजीशन को हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये देखिए, इसमें फर्स्ट जो बेबी दिख रहा है, फर्स्ट फीटस है, डार्सो एंटीरियर पोजीशन में है। डार्सो एंटीरियर पोजीशन में उसका पीठ वाला भाग सामने दिखाई दे रहा है। सेकेंड बी में देखेंगे हम डार्सो पोस्टीरियर पोजीशन। डार्सो पोस्टीरियर पोजीशन में जो उसके ऑर्गन्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स, वो हमें सामने फील होंगे और पीठ पीछे की साइड में होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वेजाइनल एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी हमने देखा मैटरनल कॉसेस के बाद हमने देखा उसका डायग्नोसिस में एब्डोमिनल पाल्पेशन इंस्पेक्शन हो गया, पाल्पेशन हो गया। अब देखेंगे वेजाइनल एग्जामिनेशन में के प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं कि जब हम इसके जो प्रसव के आरंभ में, मतलब प्रसव की जो प्रोसेस होती है उसके आरंभ में हम अगर देखते हैं तो हमें प्रेजेंटिंग पार्ट हमें महसूस नहीं होंगे, किंतु बाद में जब प्रसव क्रिया के आरंभ होने के बाद में जब हम देखते हैं तो एक्रोमियन प्रोसेस और उसका स्केपुला प्लस क्लेविकल बोन महसूस होगी हमें, और हमें जिससे कि शोल्डर प्रेजेंटेशन है इसका डायग्नोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ केसेस में क्या होता है, जो बेबी होता है, फीटस होता है, उसका जो आर्म्स होता है वो प्रोलेप्स हो जाता है, जिसके कारण कन्फर्मेटी हो जाती है डायग्नोसिस में कि ये ट्रांसवर्स लाई है और
कभी कभी इसमें कंपाउंड प्रेजेंटेशन में भी इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में क्या होगा, डार्सो एंटीरियर पोजीशन के दौरान जो बेबी का FHS है वो अम्लाइकस के नीचे हमें सुनाई देगा, किंतु डार्सो पोस्टीरियर पोजीशन में यह हमें अच्छे से स्पष्ट सुनाई नहीं देंगे। इसमें FHS जो होते हैं डार्सो पोस्टीरियर पोजीशन में अच्छे से सुनाई नहीं देंगे, जबकि डार्सो एंटीरियर पोजीशन में FHS अम्लाइकस के नीचे सुनाई देंगे। अल्ट्रासोनोग्राफी से हम डायग्नोस कर पाएंगे कि बेबी जो है शोल्डर प्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में हम देखते हैं कि जो कंधा प्रस्तुति होती है, मतलब कि शोल्डर प्रेजेंटेशन होता है, उसमें यह एक प्रकार का असामान्य प्रकार का प्रेजेंटेशन होता है। इसके दौरान इस प्रकार की प्रेजेंटेशन के दौरान देखेंगे कि जो औसत आकार का जो नॉर्मल बेबी है वो नॉर्मल आकार का है, और जो पेल्विस है उसका भी जो साइज़ से नॉर्मल है, और लाई इसमें जो होता है वो ठीक से जो गर्भ शिशु का लाई को ठीक करने के लिए हम इसमें जो प्रोसेस यूज़ करते हैं वो एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन होता है। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन करके हम बेबी के लाई को ट्रांसवर्स लाई को लॉन्गिट्यूडनल लाई में चेंज करते हैं, किंतु कभी इसमें क्या होती है, किसी प्रकार की लापरवाही देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में क्या होती है, अगर हम लापरवाही करते हैं बेबी को इस प्रकार की पोजीशन में उसके बेबी की लाई को चेंज करने में, तो क्या होता है, इसमें कुछ प्रतिकूल एवं अनुकूल घटनाएं हमें देखने को मिलती है, जैसे कि कुछ फेवरेबल इवेंट होते हैं इसमें और कुछ अनफेवरेबल होते हैं, मतलब मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी। तो इसमें हम जो अनफेवरेबल इवेंट होते हैं इसमें क्या होता है, जो शोल्डर प्रेजेंटेशन के दौरान यदि एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन के दौरान जो गर्भ शिशु की लाई होती है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल लाई में नहीं किया जाए और केसेस को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में प्रतिकूल घटनाएं घटित होने की संभावना होती है। ऐसे केसेस में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है जो प्रीमेचर रप्चर हो जाती है, मेम्ब्रेन जो होती है प्रीमेचर रप्चर हो जाने के कारण क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बहुत मात्रा में बाहर निकल जाता है, और एमनियोटिक फ्लूइड के बाहर निकल जाने के कारण क्या होता है, आर्म्स और कार्ड उसका प्रोलेप्स हो जाता है। बेबी के आर्म्स से जो कार्ड होता है बेबी का वो प्रोलेप्स हो जाता है। तो झिल्लियों के जो प्रीमेचर रप्चर होने की कंडीशन के कारण जो प्रोलेप्स निचली जनन नाल मतलब लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट में संक्रमण गर्भाशय निचले लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट से जो इन्फेक्शन होता है, जो संक्रमण होता है, वो यूट्रस की ओर पहुंच जाता है, मतलब पहुंच सकता है, जिसके कारण कंधे के जो पेल्विस में अटक जाने के कारण दूसरा है, फर्स्ट तो इन्फेक्शन हो जाता है, सेकेंड देखेंगे कि कंधे जो होता है बेबी के शोल्डर होते हैं वो पेल्विस में अटक जाने के कारण ऑब्स्ट्रक्शन की स्थिति पैदा हो जाती है, और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण प्रसव में जो महिला में निर्जलीकरण की मतलब डिहाइड्रेशन की कंडीशन पैदा होती है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी, फिर कीटो एसिडोसिस की भी कंडीशन हो जाती है महिला में, मतलब पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कीटो एसिडोसिस क्या होता है, मतलब इसमें कि शुगर की कमी हो जाती है, अधिक प्रेशर लगाने के कारण, बहुत टाइम लंबा पीरियड हो जाने के कारण, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण महिला में निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेट हो जाती है, पेशेंट थक जाती है, और उसमें सेकेंड कीटो एसिडोसिस की भी कंडीशन दिखाई देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें बंडल्स रिंग्स भी का भी निर्माण होने लगता है। प्राइमरी ग्रेविडा महिलाओं में ऑब्स्ट्रक्शन लेबर के कारण, प्राइमरी ग्रेविडा महिला में हमने देखे लेबर के कारण जो गर्भाशय थकान होती है, तो इसके कारण क्या होता है, जो सेप्सिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत हम देखते हैं मल्टीपेरा में क्या होता है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं
तो जो मल्टीपेरा फीमेल होती है उसमें यूट्रस क्या होता है, यूट्रस की जो लोअर पार्ट होता है उसकी जो वॉल होती है वो थिन होने के कारण उसके रप्चर होने के चांसेस होते हैं और वो रप्चर हो सकती है। इस कंडीशन में फीटस एवं मदर की भी डेथ होने मृत्यु होने की संभावना रहती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें इसके विपरीत हम कुछ अनुकूल घटनाएं बहुत कम ही केसेस में घटती है, क्योंकि ये ट्रांसवर्स लाइन होता है और शोल्डर प्रेजेंटेशन होता है। इसमें हम देखते हैं अगर अनुकूल घटनाएं घटती है तो इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल वर्षन करते हैं उसमें एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन हम करते हैं उसमें बेबी की जो ट्रांसवर्स लाई होती है वो या तो वर्टेक्स लाई में चेंज हो जाती है या फिर ब्रिज प्रेजेंटेशन में चेंज हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्वाभाविक निकलना मतलब स्पॉन्टेनियस इवोल्यूशन होता है और बेबी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। सेकेंड हम देखेंगे स्वाभाविक निष्कासन। इसमें क्या होता है, बेबी की डेथ हो जाती है और उसमें जो बेबी होता है वो मिसकैरेज होता है और इस कंडीशन में बेबी को डिलीवरी इसका कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम इसका मैनेजमेंट में हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ द शोल्डर प्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट ऑफ द शोल्डर प्रेजेंटेशन देखिएगा, तो मैनेजमेंट ऑफ द शोल्डर प्रेजेंटेशन जब हम करते हैं मैनेजमेंट इस कंडीशन में, तो सबसे पहले क्या होता है, मदर की हेल्थ स्टेटस देखेंगे, हेल्थ स्टेटस को असेस करेंगे, उसके जो बेबी है उसके कंडीशन देखेंगे और उसका फिज़िकल असेसमेंट करेंगे, मदर का बेबी के असेसमेंट और उसका लाइट देखेंगे, ट्रांसवर्स लाई है तो अभी इसका कंफर्म करेंगे और जो कॉम्प्लिकेशंस का पता लगाएंगे। यदि शोल्डर प्रेजेंटेशन के साथ में और किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि मदर को किसी प्रकार की डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि हार्ट डिसीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन होता है और मदर में कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो सकता है, उसका प्रीवियस एलएसिस हो सकता है और फिटल डिस्ट्रेस, मैटरनल डिस्ट्रेस, मैटरनल टॉक्सिमिया, प्रीमेच्योरिटी आदि कोई भी किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो इसका हम पता लगाएंगे। और हम देखेंगे डिलीवरी के पूर्व जो मैनेजमेंट में इस प्रकार के अगर किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन अनुपस्थित है तो जब किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन उपस्थित नहीं है तब एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन करके उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करेंगे। यदि एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन सफल हो गया मतलब बेबी की जो लाई है वो चेंज हो गई तो उसका वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे। यदि एक्सटर्नल सिफेलिक वर्सन असफल हो गया तो फिर हम उसका सीजर करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे कि मदर में कॉम्प्लिकेशन उपस्थित है, मतलब किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन मदर में मैटरनल डिस्ट्रेस, फिटल डिस्ट्रेस, कॉर्ड प्रोलेप्स है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, हार्ट डिजीज़ है, मैटरनल टॉक्सिमिया, किसी प्रकार की अगर कोई कॉम्प्लिकेशन उपस्थित है तब फिर हम क्या करेंगे। और इसमें एक्सटर्नल सिफिलिक वर्सन क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो रहा है तो फिर हम सीजरियन सेक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम डिलीवरी के दौरान क्या मैनेजमेंट करेंगे। अर्ली लेबर के दौरान क्या करेंगे, जब कॉम्प्लिकेशन उसमें अनुपस्थित है, मदर में किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन अनुपस्थित है और फ्लूइड भी उसकी पर्याप्त मात्रा में है मदर में, तो फिर क्या करेंगे, उसका एक्सटर्नल सिफिलिक वर्सन इंडिकेट हो रहा है, कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है, इंडिकेट है, तो फिर एक्सटर्नल सिफिलिक वर्सन करके उसका अगर सही हो जाता है एक्सटर्नल सिफिलिक वर्सन से पोजीशन उसकी सही हो जाती तो वेजाइनल डिलीवरी करवाएंगे। यदि एक्सटर्नल सिफिलिक वर्सन नहीं हो रहा है तो फिर असफल है वो कंडीशन में, उसका तो लाई चेंज नहीं हो रहा है तो फिर उसका सीजरियन सेक्शन करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन यदि उपस्थित है तो फिर उसका कॉम्प्लिकेशन उपस्थित होने के बाद भी उसमें एक्सटर्नल सिफिलिक वर्सन कॉन्ट्राइंडिकेट हो रहा है तो फिर सीजरियन सेक्शन करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका जो प्रसव के दौरान लेट स्टेज में क्या देखेंगे, लेट लेबर के दौरान हम देखेंगे इसमें 3 कंडीशन होती है। लेट लेबर के दौरान 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट होता है उसमें जब बेबी जीवित होता है तो सीजरियन सेक्शन करेंगे। ठीक है,
सेकंड देखेंगे कि ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हो गई लेकिन सेकंड बेबी ट्रांसवर्स लाइन है, तो इस कंडीशन में इंटरनल पोर्टल वर्सन करके हम वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं। थर्ड हम देखेंगे कि यदि बेबी जो होता है, फीटस जो होता है, उसकी डेथ हो चुकी है तो फिर सिजेरियन सेक्शन डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन के द्वारा हम उसकी डिलीवरी करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। शोल्डर प्रेजेंटेशन में किस टाइप से अभी हम उसकी कंडीशन देखेंगे, शोल्डर प्रेजेंटेशन क्या होता है, उसके कॉजेस क्या है, उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, और उसके बाद उसका डायग्नोसिस करने के बाद फिर हम उसके मैनेजमेंट किस टाइप से करेंगे, ये भी आप लोगों को हमने बताया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। थैंक यू।